और आपकी उसकी एफडी पैसों की कम हो सकती है सर, और देश के लोगों ने जो आपको सम्मान दिया उसकी एफडी अटूट है और बहुत बड़ी है। वो एफडी बहुत बड़ी है। पैसों की एफडी तो बहुत कमाते हैं सर, सम्मान की एफडी सैनिक के लिए सबसे बड़ी है और वो रहेगी। हमारा भी सलाम है उसके लिए। आपने जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा की। भावुकता है, मैं समझ सकता हूँ। ये निस्तब्धता है, ये शक्ति है एक सैनिक की। मैं सर से बात कर रहा था कि कैसे वॉर स्ट्रेटेजीज बदल रही है, उस पर कुछ मंच से आना चाहिए। इंटरनेशनल वॉरफेयर चेंज हो रहा है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता है तो जितनी तोप से, बंदूक से, हवाई जहाज से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन से लड़ी जाती है। इजराइल और हमास के युद्ध में भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्चुअल वॉर व्हिच इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड। क्या लगता है हिंदुस्तान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के मामले में अभी कहां पर है? और ये जो नई युद्ध नीतियां बनी है, इसको लेकर हम कितने सजग हैं? हमारे यहाँ कोई छोटी घटना होती है और आईएसआई से लेकर और दूसरों के इतने सारे हैंडल और यूट्यूब चैनल्स बन जाते हैं और एक तरह का नया नैरेटिव गढ़ा जाता है। क्या कहीं ना कहीं इस नैरेटिव में और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भारत थोड़ा पीछे है या हम उसके लिए इक्विप्ड हैं? एक वॉर स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में सर उसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अपना दुश्मन कौन है और उसके पास कितनी ताकत है, और आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या बदलाव हो रहा है। तो आज के हालात में हमारे पास दो शत्रु है, उसमें से एक शत्रु पाकिस्तान है, उसको एक्चुअली शत्रु नहीं मानता, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। अपनी ताकत उससे अभी इतनी बढ़ गई है। मैं ये ऐसे जोश के नहीं बोल रहा हूँ, मैं होश में बता रहा हूँ कि अपने देश को पाकिस्तान से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो उत्तर में जो शत्रु है उसको हम ध्यान रखें। चीन की बात कर रहे हैं, चीन की बात, तो उसमें लेकिन जो 62 में हुआ था और जैसे चीन सोच रहा है कि वैसे भारत के ऊपर करेगा तो वैसे होगा नहीं। अभी इसे दो उदाहरण देता हूँ। एक डोकलाम आपने सुना, 2017 दिसंबर में हुआ डोकलाम। तो उस टाइम पे 32 और 34 दिन तक हम उसके सामने लगे और उसके बाद में चाइना वापस चला गया कि बोलता है ठीक है तुम अपनी जगह पर हो, स्टेलमेट हो गया। चाइना ने ऐसे किया, ये नहीं कि वो अपने बहुत अच्छा आदमी और बहुत अच्छा नेबर है वगैरह, ऐसे नहीं है। वो अगर आप वो एरिया देखो जहाँ आ गए थे वो कि ऐसे सैक, और एक जगह पे अपना रोड है आसाम जाने वाला और वो अंदर आता है, एक जगह भूटान, एक जगह सिक्किम। और अभी मैं प्लान्स नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन ये बता सकता हूँ कि अगर हमने अपने प्लान्स किए, अगर उसको कार्रवाई की उसके ऊपर, बाकी जो चाइनीज अंदर आए थे वो पूरी तरह से पकड़ में आ जाते और पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसकी बदनामी हो जाती और इसलिए वो चला गया। और ये उसको अभी पता, और 32-34 दिन पूरे हथियार वेपन्स के काम डटे रहे और उसको हमारी कैपेबिलिटी, काबिलियत की पता चल गई। दूसरी बात, अगर चाइना आता है, आप अगर उसको ज्योग्राफी देखोगे तो अंदर से उसको बीजिंग से लेके आते आते तिब्बत से आना पड़ता है, और तिब्बत अपनी एक लाइन है, ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे पैरेलल फ्लो करके और अंदर आते हैं। उनकी जगह पे वो सांग को बोलते हैं। तो वो जगह जगह पे जहाँ पे टूट सकती है तो उसका बड़ा नुकसान हो सकता है। और मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि हमारी कैपेबिलिटी अब तोड़ने की है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, अभी हमारे पास जैसे बोल रहे, जैसे योगी जी ने सुबह बताया था कि हम उभर रहे, तो मनी मेक्स द मेयर। मुझे बड़ी जो आदमी है उसको, जो आर्मी चाहिए, एयरफोर्स चाहिए, उसको पैसा चाहिए। अगर जब पैसा ही नहीं होगा तो क्या करोगे? इसलिए अगर अभी अपनी इकोनॉमी बढ़ेगी तो 50 कॉर्डन का एयरफोर्स हमारे पास होगा, तो हम भी कम से कम 50 नहीं तो 40 तो बढ़ा सकते हैं कि राफेल खरीद रहे हैं, सब कुछ खरीद रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो वॉर है टेक्नोलॉजिकली वी आर कंपेटेबल, भारत का हाथ धरने वाला दुनिया में कोई नहीं है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अभी AI वगैरह सबके साथ हम भी आगे आ गए। और ये चाइना को पता है, अपनी सबमरीन्स आगे कहाँ जाती है मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन सही जगह पे जाती है और वो उसको पता है। तो अगर वॉर हो जाता है तो ये नहीं कि हम जीतेंगे, बट हमारा नुकसान होगा, बट उतना ही नुकसान उसका भी करेंगे। तो ये इसको पता है। तो ये मैं आपको देशवासियों को
फोर्सेस की तरफ से बताना चाहता हूँ कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इकोनॉमिक रूप से सक्षम होना पड़ेगा। क्योंकि आपने आर्थिक रूप से सक्षम होने की बात की और सेना को बेहतर उपकरण साजो सामान की बात की, तो निम्बोरकर जी एक बहुत महत्वपूर्ण मुहिम चली है आत्मनिर्भर भारत वाली, और उसी के तहत सेना की आत्मनिर्भरता की और कई सारा ऐसा सामान, ऐसे हथियार, ऐसे उपकरण जो हम बाहर से लेते थे वो सेना को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने की भी शुरुआत हुई है। इसकी चर्चा बहुत होती है, लेकिन इसका क्या रणनीतिक महत्व है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस उसका क्या है, किस स्तर पर वो काम हो रहा है। क्योंकि पैसे की आपने बात की, लेकिन पैसा हमारा ज्यादा खर्च हो रहा था विदेश से सामान लेने में, पैसा था ऐसा नहीं, लेकिन अगर यही बनेगा तो शायद पैसे की बचत भी होगी और वही सामान मिल भी जाएगा, और इस पर आप विशेष दखल रखते हैं। We have got enough time. ओके, ये मैं बता सकता हूँ कि मैं इसी में आर्मी के जब मैं रिटायर हो गया तो इंडियन आर्मी के लिए मैं पूरी इक्विपमेंट, वेपन्स, एमिनेशन ये सब खरीदने के लिए इंचार्ज था। मेरे पास तकरीबन 21,000 करोड़ का बजट था, और 2016 में मैंने जब ये जो स्ट्राइक करने के बाद मैं गया यहाँ पे तो देखा था हमारी हालत काफ़ी खराब थी, और ये मैं नहीं बता सकता हूँ आपको कितनी खराब थी, बट ये जानिए कि हमारी हालत अच्छी नहीं थी। और उस समय हम हर साल अपने इसके मेंटेन करने के लिए, फोर्सेस को मेंटेन करने के लिए तकरीबन 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं जो एमिनेशन वगैरह। लेकिन अभी जो रणनीति बनी है उसकी वजह से हमने ये तकरीबन पूरा बंद करने का 31,000 करोड़ के ऊपर लाया है, और उस समय हमारा एक्सपोर्ट था 135 करोड़ का था। आज अपना एक्सपोर्ट बढ़कर 21,000 करोड़ का हो। डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस बहुत बड़ी बात। और अगर यही चलता रहेगा तो मुझे पूरा यकीन है कि अगले 5 साल में हम आत्मनिर्भर तो बन ही जाएंगे, किसी के ऊपर भरोसा ये अपना डिपेंड होने का जरूरत नहीं है, आत्मनिर्भर बन जाएंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे। एक छोटी सी, नॉट छोटी सी, बड़ी है, वो 24,000 करोड़ की कंपनी है, बड़ी बहुत बढ़ गई है। तो हम 5 साल 2016 में HMX करके एक एक्सप्लोजिव होता है वो इंपोर्ट करते थे, और वो हमको जो 1,000 रुपये की चीज़ें वो 10,000 में देते थे। आज वही HMX भारत इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, और उसी कंट्री से ये जो है आत्मनिर्भरता जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो गवर्नमेंट हमारा फौज के लिए, गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट सब बराबर है, बट जिसने जो किया है, हम बोलते हैं ना गिव द डेविल इज ड्यू, जिसने जो किया है उसको ड्यू जरूर मिलना चाहिए। और जो गवर्नमेंट ने किया है आत्मनिर्भरता, इसके फायदे बहुत हो गए, और स्पेशली आर्म फोर्सेस के ऊपर आत्मनिर्भर बनने के बाद हमें कोई आँख उठा के देख नहीं सकता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम कुछ समाचारों को सरसरी नजरों से पढ़कर छोड़ देते हैं, आप आंकड़े पर गौर कीजिए। 135 करोड़ का केवल हम एक्सपोर्ट करते थे डिफेंस का, और वो 21,000 करोड़ पर अगर चला गया है। हमारे देश में पहले हथियार और उपकरण खरीदे जाते थे, हम बेच रहे हैं दुनिया को, और हथियार अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है दुनिया के विकसित जो देश है उनका, उससे बड़ी कमाई करते हैं। और ये माना भी जाता है, कहा भी जाता है, और सर पीछे की रणनीति समझते होंगे कि बड़े देश तो कई बार छोटे देशों में, अविकसित देशों में इसीलिए युद्ध जारी रखते हैं ताकि उनके हथियार बिकते रहें, उनके हथियारों की सप्लाई और हथियारों का बिजनेस और जो उनकी वेपन्स लॉबी है वो फलती फूलती रहे। और इस वेपन्स लॉबी ने कई दफे भारत जैसे देशों में भी अपनी पूरी जमावट करके उन हथियारों को खपाने की कोशिश की। उस शिकंजे से न केवल हम बाहर आ रहे हैं बल्कि अपने यहाँ से 135 करोड़ की बजाय 21,000 करोड़ के हथियार उपकरण बेच रहे हैं, जो आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा अगर हम इसी गति से आगे बढ़ते रहे। सर आने वाले समय में आप 3 बड़ी जरूरतें कौन सी देखते हैं भारतीय सेना की, जो हमको लगता है कि अब ये हो गया, हम आत्मनिर्भर कर रहे हैं, ये जिनको पूरा करना चाहिए? क्योंकि हमारा जो संवाद है, हमने 75 साल पूरे किए हैं हमारे जालन में, और हम 25 सालों के रोड मैप की बात कर रहे हैं। अगले 25 सालों के लिए जो 100 साल हमारे पूरे होंगे, क्योंकि भारत का भी आज़ादी का अमृतोत्सव चल रहा है, हमने मनाया अभी, और अब हम भी 100 के सफर की तरफ जा रहे हैं। स्वर्णिम शताब्दी जिसको हम कह रहे हैं, अमर उजाला के लिए भी है, भारत के लिए भी है। इस स्वर्णिम शताब्दी के जो अगले 25 साल हैं, डिफेंस का रोड मैप क्या होना चाहिए?
देखिए, डिफेंस का रोड मैप जैसे मैंने बोला, सबसे पहले तो आत्मनिर्भरता, ठीक है। दूसरी जो चीज़ें हैं, जब डिफेंस में बदलाव जो लाए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जैसे CDS है, पहले CDS कारगिल वॉर के बाद CDS की कहानी शुरू हुई थी, लेकिन 2020 तक CDS हुआ नहीं, और अभी होने के बाद इसका बहुत फायदा। क्यों? अगर कारगिल वॉर आपको पता है, सबसे पहले आर्मी लड़ रही थी, एयरफोर्स का ही नहीं। अगर बोले कि तीनों कंबाइन होकर लड़ने से ही तो फायदा होगा, लेकिन इनका मिलाप नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था, लेकिन सीरियस होने से हो जाएगा। इट्स अ बिग स्टेप ये गवर्नमेंट ने जो लिया। दूसरी चीज़ें, अगर इसके ऊपर काफ़ी हंगामा हुआ है, न्यूज़ पेपर में काफ़ी लोगों ने स्ट्राइक्स किए अग्निवीर का। तो अग्निवीर की दो चीज़ें हैं, अगर ये 25% रिटेन करते, 75% छोड़ते, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये जो स्कीम जो है, ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें क्या होगा कि काफ़ी सारे लोगों को आर्मी के बारे में पता चल जाएगा, थोड़ी डिसिप्लिन आएगी, और हर एक आदमी 4 साल के बाद निकले तो उसको 21-22 लाख उसके हाथ में होंगे, तो कुछ ना कुछ कर सकता है, उसकी रिजर्वेशन मिल जाएगा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, तो उसका फायदा तो होगा। उसका एक बहुत ही निकम्मा होगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा जैसा आदमी है जो इन्फेंट्री बटालियन कमांडर है, मैं पीस में होता तो मेरे पास 1000 आदमी होते, और जब मैं सियाचिन पे जाता हूँ, अगर एक पुरानी जो रिक्रूटमेंट चलती आ रही है इन्फेंट्री में, तो उसमें 200 का आदमी तो हाइपरटेंशन और इसके नीचे रह जाते हैं, तो बाकी ये 200 का काम बाकी लोगों को करना पड़ता है, तो उनके ऊपर प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं तो मैं बाहर से मंगाने पड़ते दूसरी यूनिट से, और काफ़ी सारे, क्योंकि वेरी फ्रैंक हर एक आदमी बराबर नहीं होता है। हमारे इसमें भी जो हम अपने पंजाबी में मकरा बोलते हैं, उसको मकरे आदमी होते हैं, उन्हें काम चुका जो बोलते हैं, वो भी होते हैं, वो भी जाना नहीं चाहते। पर अगर ये अग्निवीर स्कीम में तो मोटिवेशन आएगा उसको। लेकिन एक ही मेरा सुझाव है कि 25% के बजाय उसको 50% करना चाहिए। ये बड़ी दूसरी बड़ी बात है। तीसरी बात हो गई, जैसे अभी बदलाव आया कि गर्ल्स इन द डिफेंस फोर्सेस। अब डिफेंस फोर्सेस में गर्ल्स लाने से सोशल वैल्यूज़ तो बढ़ी जाएगा, सोशल फायदा हो जाएगा, बट डिफेंस में भी जो काम है, जो पीछे रह के कर सकते हैं, जो कम्युनिकेशन है, इंजीनियर है, ये सब एक गर्ल्स कर सकती है। फाइटर पायलट्स के उसको भी कर सकते हैं। जैसे मेरे जैसे इन्फेंट्री वहाँ नहीं जा सकते, पर वहाँ भी जाना चाहिए। लेकिन ये सब मेल मिला इंटीग्रेट करते हैं, ये और इसकी बहुत बड़ी बात होगी। और लास्ट पॉइंट, हमें अभी इंडियन आर्मी के जैसे एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में पूरी दुनिया में हमारे जैसे किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन। और इसके साथ में मैं एक किस्सा बताना चाहता हूँ जरूर कि मैं मेजर था बारामूला में, 1992 की बात है, और उस टाइम पे हर एक घर से, वहाँ पे कोई पुलिस नहीं था, कोई जुडिशरी नहीं थी, देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन, सब हर एक के लगता है कि कल आज़ादी मिलने वाली है। इनफैक्ट हालात ऐसे होते थे कि बारामूला में फ्राइडे को पूरी आज़ादी की परेड चलती थी, पाकिस्तान के झंडे होते थे, हर एक घर के ऊपर झंडा होता था, और वहाँ पे अगर ब्रिज से जाते हैं, जो लोग गए होंगे वहाँ पे एक ब्रिज है बारामूला से जाने के लिए, वहाँ ब्रिज के ऊपर वीज़ा सिस्टम था। अगर जाना है तो उनका वीज़ा लगता था कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये आज़ादी मिल गया हिस्सा है, ये नहीं जा सकते। तो हम ही लोग जाते थे, फायर क्विक करके निकल, हर रोज़ फायर होते हैं, हर रोज़ हमारा कोई ना कोई मरता था, हर रोज़ उनके मरते थे, तो हालत पूरी थी। ये जनरल ये उस टाइम पे मेरी कंपनी थी, एक कंपनी मीन्स 100 आदमी होते हैं कंपनी में, एक जंगल में थी राजवाड़ा फॉरेस्ट, और वहाँ पे उस टाइम पे 93 के आसपास, 93-94 के अफगानी वगैरह आना शुरू हो गए। जो लोकल टेररिस्ट थे वो कम होने लगे, अफगानी आ रहे थे। तो उस टाइम पे एक बहुत ऐसे सुनने में आया था कि प्रोपेगेंडा था कि वो 7 फुट का आदमी है, एक पूरा बकरा खा जाता है, उसने काफ़ी टेरर फैला हुआ था। और हमारे फोर्सेस कम से कम 3 से 4 एम्बुश किए, हमारे काफ़ी नुकसान किया था। तो हमने भी फैला दिया कि उनके बीच में कि हम इसको मारने के वो छोड़ेंगे नहीं। तो ये दूसरी को जो गेम था चलता था, वहाँ पे हम हमारे पास जो होते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले एजेंट्स होते हैं, कैसे करते हैं वो नहीं बताऊंगा आपको, हर एक अपना अपना तरीका होता है।
तो एक मेरा अच्छा सोर्स था, वो आ गया शाम को कि साहब इसका नाम हमने चाचा अफगानी रखा था, अफगानिस्तान से था कि बोलता साहब चाचा अफगानी है, उसको हम मारेंगे और ये बता रहा है कि वो गांव में आया हुआ है, तो वो 6 किलोमीटर दूर होगा, उससे कम ही होगा और जंगल में पूरा। तो मैंने यहाँ पे 15 आदमी रख दिए बेस के ऊपर, MMG वगैरह साथ में, और बाकी लेके मैं चला गया एक ऑफिसर के साथ में। जब वहाँ गांव में पहुँचा तो वहाँ घरों में हमने कॉर्डन लगाया, और कॉर्डन करने हर एक सर्च करना पड़ता है, तो आसान नहीं होता, क्योंकि अगर जो भी अंदर जाएगा हो सकता है अंदर हो तो फायर करेगा, तो काफ़ी देर लगता है। कि कहने का मतलब है कि छोटा ऑपरेशन जो होगा लेकिन बहुत मुश्किल होता है और काफ़ी कैजुअलिटीज हो सकती है। तो जैसे मैं बैठा अपना रेडियो सेट वगैरह लगा के गांव के बीच में, तो मेरी जो पार्टियाँ जा रही थी, तो सडनली मेरे दिमाग में कुछ हो गया, अभी क्या हो, कैसे हुआ, मैंने सबको बोला कि बंद कर दो, ऑपरेशन बंद कर दो और अपने कंपनी की तरफ भागो। तो मैं अभी भी सोचता हूँ कि मेरे को किसने बताया करने के लिए, क्यों आया, क्या कोई रीज़न नहीं। तो सब आ गए मेरे पास में कि साहब ये तो चाचा अफगानी मिलेगा नहीं, इतना बड़ा मौका है, बाद में नहीं मिलेगा, फिर मुश्किल और नाम भी हो जाएगा, आपने इसको मार दिया। तो हमने कहा कुछ नहीं, चलो देखेंगे बाद में। और वहाँ जाने के बाद मेरी जो पूरी कंपनी थी तकरीबन 300 से 400 टेररिस्ट ने घेरी हुई थी और उनके ऊपर फायर करें। अगर हम आधा घंटा और नहीं आते तो उनका एमिनेशन खत्म हो जाना था, उनको पकड़ लेना था और हर एक को मार देना। इसके पहले कुछ अबाउट महीने पहले एक ऐसे ही हुआ था, हमारे 5 जवान, 2 अफसर 3 जवान ऐसे ही उन्होंने घेर रखे थे एक जंगल में, उनको पकड़ा था और एमिनेशन खत्म हो गया, बेचारे पकड़ लिए गए और उनको ऐसे टॉर्चर करके मारा, डायरेक्ट उनको उनकी स्किन निकाल दी। और स्किन निकालने में जो इतना पे रुके नहीं हो, ऑडियो उस टाइम पे ऑडियो टेप्स गोल गोल वाली नहीं होती, ऑडियो टेप्स के ऊपर ऑडियो किया है और हमारे पोस्ट के बाहर फेंक के चले गए। देखो तो उसके ऊपर लिखा था कि ऐसा हाल करेंगे हम तुम्हारा, और ऐसे था कि हम उनकी बॉडीज भी घर में नहीं भेज सके। और वो करके ऐसे, और मेरे जवानों का ऐसे हाल होना था। तो ये मेरे दिमाग में क्यों आया, कैसे आज तक मैं नहीं बता। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई भगवान की कृपा है, उस टाइम पे आ गया और क्या आता रहता है। तो ये मैं एग्जाम्पल ऐसे दिया क्योंकि मैक्सिमम हमको एंटी टेररिज्म के ऊपर चलता रहेगा, ये बंद होने वाला है नहीं। आज इधर कल उधर, ईस्ट में नागालैंड, कोहिमा, ये चलता है, इसके लिए हमें तैयार नहीं लगता। और ऐसे हम इससे सबसे एक्सपीरियंस से निकल के इंडियन आर्मी काफ़ी सख्त बन चुकी है और हम आगे कोई इसका कोई प्रॉब्लम नहीं हो।